50 वर्षीय रेणुका त्यागी हर रविवार की तरह अपने मरहूम पति जयराम त्यागी की समाधि पर कुछ वक्त बिताने आई थी। समाधि पर ही रेणुका त्यागी पर गोली चलाई गई। गोली चलाने वाले को मालूम था कि वो उस वक्त वहीं पर मिलेंगे। जी डॉक्टर सिन्हा, विक्टिम की कंडीशन कैसी है? सर, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले विक्टिम की डेथ हो चुकी थी। ये तो मर चुकी है। डिसीज का नाम रेणुका त्यागी था और जो 2 लोग उन्हें यहां लाए थे वो इस वक्त हॉस्पिटल में ही है। शायद विक्टिम के रिश्तेदार हैं। सर, सिविल हॉस्पिटल से फोन आया था। रेणुका त्यागी नाम की औरत पे किसी ने गोली चला दी। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। कुछ पता चला गोली कहाँ चलाई गई? सर, वो अपने पति की समाधि पे फूल चढ़ाने के लिए कुसारगंज आई हुई। वैसे रहने वाली मेरठ की थी। चलो सिविल हॉस्पिटल। दीप्ति। जी शिल्पा भाभी। दीप्ति, वो अम्मा जी को किसी ने गोली मार दी है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो भाभी? कब और कैसे हुआ ये सब? मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं पता। अम्मा जी आज सुबह घर से निकली थी बाबूजी की समाधि पर जाने के लिए, और अभी थोड़ी देर पहले ही कबीर का फोन आया। चाचा जी और कबीर ने अम्मा जी को अस्पताल पहुंचाया है। अम्मा ठीक तो है ना भाभी? दीप्ति, वो कबीर कह रहा था कि अम्मा जी गुजर चुकी है। नहीं दीप्ति देखो, तुम हिम्मत मत हारो। मैं और तुम्हारे भैया भी अस्पताल ही जा रहे हैं। तुम भी वहां जल्दी से आ जाओ। जी हाँ। गोली काफी नजदीक से चलाई गई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। हालांकि बुलेट मिली नहीं। इनके रिश्तेदार कहाँ हैं? हमारा नाम कबीर है साहब। हम अपने खेत में काम कर रहे थे कि तभी गजराज मिश्रा हमारे पास दौड़ते हाँफते हुआ है। भाई काम जल्दी करो, रात को पानी आएगा और खाद डाल दिया उसके बाद। कबीर, कबीर, तेरी बड़ी अम्मा को किसी ने गोली मार दी। क्या कह रहे हैं? अरे हम सच कह रहे हैं। किसने कहा तुझे? अरे बड़े बाबूजी की समाधि के पास पड़ी है। चल चल भाग। हाँ चल दिया। कौन गोली मारे बे? अरे मालूम नहीं, हमने देखा। फिर हमने तुरंत बाबूजी को बुलाया साहब, और कुछ गांव वालों को साथ लेके वहां पे पहुंचे। भाभी, भाभी, बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, बाबूजी। हाँ, बड़ी अम्मा जिंदा बाबूजी, अभी तक सांसें चल रही है। अच्छा चलो जल्दी से भाभी को उठाओ, उठाओ, उठाओ। उठाओ भाई, मदद करो। उठाओ। जितना जल्दी हो सका साहब, हम बड़ी अम्मा को लेके यहाँ पे आ गए। लेकिन साहब बहुत देर हो चुकी थी, हम भाभी को बचा नहीं सके। इनका कोई बेटा या बेटी? जी हाँ, बड़ा बेटा अजय और बेटी दीप्ति। अजय भैया को हमने खबर कर दिया साहब, और शिल्पा भाभी को लेके घर से निकल चुके हैं। उन लोगों ने दीप्ति को भी बता दिया, वो भी आती है उनसे। कबीर, क्या मैं सचमुच? रेणुका त्यागी हर रविवार को अपने घर से खुद ड्राइव करके कुसारगंज आती थी, जहां उन्होंने अपने पति की समाधि बनवाई थी, जिनका 10 साल पहले देहांत हो गया था। और अपने पति की समाधि के पास आकर बैठना उन्हें अच्छा लगता था। हर रविवार की तरह अम्मा जी बाबूजी की समाधि पर जाने के लिए घर से सुबह निकली थी। अरे अम्मा, आप जा रही हैं? हाँ बेटा। अम्मा, पिछली बार आपने आने में बहुत देर कर दी थी। इस बार आप दोपहर के खाने के लिए टाइम से आ जाइएगा। हाँ। आएंगे ना पक्का? हाँ। अगर आपको देर हो रही है तो फिर मैं आपके लिए डब्बा बांध देती हूँ, आप वहीं पे खा लेना। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खाने के टाइम पे आ जाऊँ। ठीक है, संभाल के जाना।
अजय, तुम्हारी माँ की किसी के साथ कोई दुश्मनी या अनबन थी जिसकी वजह से उन पर गोली चलाई गई हो? नहीं सर, अम्मा बड़ी अच्छी औरत थी सर। पिछले 25 साल से पीडब्ल्यूडी में हेड क्लर्क थी। किसी से कोई अनबन नहीं थी सर। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में काम को लेकर किसी के साथ कोई अनबन? तुम्हें जानकारी है इसके बारे में कुछ? अम्मा बड़ी सिंपल औरत थी। सिंपल सा काम था उनका। हमें नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम थी सर उनसे। प्रॉब्लम तो थी अजय, तभी तो पूरी प्लानिंग के साथ उनको मारा गया। कोई तो था जो उनकी रूटीन के बारे में जानता था। वो ये भी जानता था कि हर संडे समाधि पर वो अकेली जाती। हत्यारे को हर बात की खबर थी। खबर हो भी तो क्या हुआ सर? कोई आखिर क्यों मारेगा अम्मा जी को? उन्होंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बड़ी सीधी सादी औरत थी हमारी अम्मा जी। सीधे साधे लोग ही अक्सर गलत लोगों को चुपते हैं अजय। हो सकता है रेणुका जी का होना ही किसी को खटक रहा हो, वरना भला कोई पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर गोली क्यों चलाए? सर, बुलेट मिल गई। चले सीधे साधे आदमी है साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। सही मान सर, ये गजराज है। नमस्ते साहब। साहब हमारा कोई लेना देना है साहब, हमने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तो अब कर। चल शुरू कर बोलना, पूरा वाकया बयान कर। साहब हम खाद लेके लौट रहे थे, वहां से आ रहे थे तो एकदम से गोली की आवाज सुनाई दी। साहब हम रेणुका जी को पहले से जानते थे। कबीर हमारा पड़ोसी है, उनकी बड़ी अम्मा थी वो। तो हम जैसे उनको देखे तो फौरन भागे उसको बताने के लिए। बाइक का नंबर क्या था? ऐसा बाइक का नंबर क्या था? साहब हमने ध्यान ही नहीं दिया नंबर पे। वो क्या था कि गोली की आवाज़ सुन के ना दिमाग एकदम सुन्न हो गया था साहब, तो कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ सूझा ही नहीं हमको। 2 लोग थे, चेहरे तो देखे होंगे। हाँ साहब, एक बाइक पर बैठा था और दूसरा भाग के आया, मोटरसाइकिल पे चढ़ गया और उसके बाद इधर भाग गए साहब ये लोग। कौन थे वो? क्या पहना था उन्होंने? टी-शर्ट पहनी थी साहब और गमछा भी था, दोनों के पास गमछा था। दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब, पहचान लूंगा। चल ठीक है, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा, तब तक गांव छोड़कर मत जाना। गया तो पकड़ के अंदर कर दूंगा। नहीं साहब, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहते हैं। लेकिन साहब सुनिए ना साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब ये .315 बोर के बुलेट का शेल है। ये ज्यादातर राइफल और कट्टे में इस्तेमाल किया है। सर लेकिन जब हमने गजराज से पूछताछ की तो उसने किसी राइफल का जिक्र नहीं किया, मतलब कट्टे का इस्तेमाल हुआ। लगता है पेशेवर खूनी थे, जरूर किसी ने सुपारी दी होगी सर। एक 50 साल की औरत को मारने के लिए 2 लोगों को सुपारी दी, ऐसे भी क्या दुश्मन? सर रेणुका जी पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, शायद उनके काम से जुड़ा हुआ कोई लिंक। पुलिस का कहना है कि अम्मा जी को मारने के लिए किसी ने सुपारी दी थी। लेकिन बड़ी अम्मा को मार के किसी को क्या मिलेगा? इस बात में कोई शक नहीं था कि दोनों पेशेवर हत्यारे रेणुका त्यागी की हत्या के इरादे से ही वहां पर आए थे। लेकिन ये हत्यारे थे कौन, किसने उन्हें भेजा था, और रेणुका त्यागी की हत्या के पीछे आखिर वजह क्या थी? जी मैं तो रेणुका जी की डेथ की खबर सुनकर बहुत शॉक हो गया। बहुत भली औरत थी, सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। हो सकता है उनके काम से किसी दूसरे के काम में अड़चन आ रही हो। ऑफिस में एग्जैक्टली उनका काम क्या था? सर वो इस ऑफिस की हेड क्लर्क थी, बहुत ही मेहनती, बहुत ही ऑनेस्ट। कोई तो है जिसको उनकी मेहनत और ऑनेस्टी खटक रही थी। प्रोफेशनल हत्यारे को हायर किया गया। रेणुका जी कहाँ आती जाती थी इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई, फिर पूरी प्लानिंग के साथ उनका मर्डर किया गया।
आप हमें ये बताइए कि उनकी ऑनेस्टी किसको खटक रही थी? जी मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट का सवाल है, रेणुका जी का जॉब बहुत लिमिटेड था, सिर्फ क्लैरिकल जॉब था उनका। उनके पास किसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट या अप्रूव करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। स्टाफ में किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई तू में? जी नहीं सर, वो पिछले 25 सालों से हमारे लिए काम कर रही थी। आप स्टाफ के किसी भी मेंबर से पूछ लीजिए, सब उनके बारे में अच्छा ही कहेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो किसी ऐसे मैटर में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती जो उन्हें इतने भयानक अंजाम तक ले जाए। सर प्रोफेशनल फ्रंट पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो कोई ने मारना चाहे। तो फिर वो कौन है जिसने उन्हें मारा? अब कट्टा तो साहब आपको भी मालूम है कि आजकल रद्दी के भाव में मिलते हैं, और आजकल छोटे मोटे डीलर्स इतने हो चुके कि ये बताना मुश्किल है कि किसने कट्टा किससे लिया होगा। हो सकता है कुसारगंज या उसके आसपास के इलाके से कट्टा खरीदा गया हो। उसकी छानबीन तो अभी चालू है सर। और आप बता रहे थे कि किसी ने पंटरों को भागते हुए देखा था। ये हत्यारे हिस्ट्री शीटर भी हो सकते हैं। मुझे मत देख, फोटो देख। इनमें से है कोई? नहीं साहब। ना किसी अननोन नंबर से फोन आया और ना ही किसी पर्टिकुलर नंबर पर ज़्यादा देर तक बात हुई। मुझे नहीं लगता कि रेणुका जी को किसी से धमकी मिल रही थी। भला ऐसे ही रेणुका त्यागी को कोई क्यों मारेगा? सर ये भी तो हो सकता है कि टारगेट कोई और हो और गलती से गोली रेणुका जी को लग गई हो। इस बात के चांस बहुत कम है, क्योंकि गोली बहुत ही क्लोज रेंज से चलेगी। हाँ लेकिन पीठ पे हो सकता है कातिल चेहरा ना देख पाया। हाँ, पर इतने पास आकर कोई गलत टारगेट पर गोली क्यों चलाएगा? पॉसिबल नहीं। अगर रेणुका जी ही टारगेट थी तो बात फिर वहीं आकर रुक जाती कि रेणुका त्यागी को किसने मारा और क्यों। रेणुका त्यागी की किसी से क्या दुश्मनी थी? कोई प्रोफेशनल एंगल सामने नहीं आ रहा था और ना ही उन्हें मारने का मकसद। आखिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली और रेणुका त्यागी के करीबी लोगों की जांच पड़ताल शुरू की। मैं एक प्राइवेट फर्म में सेल्स मैनेजर हूँ। 10 साल पहले पिताजी की डेथ हुई थी। अम्मा को काफ़ी समय लगा था उससे उभरने में। उन्हीं की याद में कुसारगंज के पास एक समाधि बनवाई थी अम्मा ने। वहाँ जाकर काफ़ी बैठती थी। वहाँ जाकर उन्हें लगता था कि बाबूजी आस पास ही हैं। काफ़ी सुकून मिलता था उन्हें। परिवार में किसी के साथ किसी तरह की कोई अनबन? नहीं सर। कबीर आपके सगे चाचा का लड़का है। आपके चाचा राजेंद्र और आपके फादर के बीच जमीन जायदाद को लेकर कोई झगड़ा चल रहा था? जी नहीं सर। अच्छा, संडे सुबह जब रेणुका जी समाधि के लिए निकली तो किसी बात को लेकर परेशान थी? जी बिल्कुल नहीं। अम्मा जब भी बाबूजी की समाधि पर जाती थी तो उनका मूड काफ़ी अच्छा रहता था। उन्होंने कहा था वो दोपहर के खाने तक लौट आएगी। नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं खाने के टाइम पे आ जाऊँ। ठीक है, संभाल के जाना। इस केस में अभी तक कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। रेणुका जी की मौजूदगी से किसे नुकसान हो रहा था और उनके जाने के बाद किसे फायदा हुआ? सर अजय का कहना है कि घर में किसी बात को लेकर कुछ झगड़ा नहीं था, लेकिन एक बात तो क्लियर है, अजय इकलौता बेटा है और रेणुका जी के मरने के बाद अब जो कुछ भी है वो सब उसी का है। ये भी तो हो सकता है दोनों भाई बहन के बीच बराबर बटे। कुछ पता है दोनों भाई बहन के बीच अनबन थी या नहीं? हेलो सर, मैं दीप्ति बोल रही हूँ, रेणुका जी की बेटी। जी दीप्ति जी कहिए। अम्मा के खोने का कुछ पता चला? अब तक तो नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर कुछ ठोस हाथ नहीं लगा। क्या आप कुछ रोशनी डाल सकती हैं इस केस में? कोई भी ऐसी बात जो हम नहीं जानते और आप जानती हो? सर अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि अम्मा को भला कोई क्यों मारना चाहेगा। ये तो बड़ा सवाल है। इसी का जवाब मिल गया तो सारे जवाब मिल जाएंगे। सर मैं सच में कुछ नहीं जानती। ठीक है, थैंक यू। क्या कोइंसिडेंस है, दीप्ति की बात छिड़ी और उसका फोन आ गया। चलो, जब बात छिड़ी चुकी है तो इस एंगल से भी टटोल कर देख लेते हैं। रेणुका जी की मौत से दोनों भाई बहन को फायदा हुआ या फिर किसी एक? दुबे, जरा पता लगाओ इन दोनों भाई बहन के बीच किसी तरह की कोई अनबन थी या फिर अंडरस्टैंडिंग।
सर, अजय और दीप्ति के फ़ोन रिकॉर्ड में सांठगांठ वाली कोई बात नहीं मिली और ना ही कोई ऐसा नंबर जिससे ये लोग रेगुलर टच में रहते हो। दुबे, जो इतनी एहतियात के साथ जाल बुन रहा हो, वो फिजूल में खूनी से कांटेक्ट क्यों करे? रेणुका त्यागी का हर संडे को समाधि पर जाना, उनका वहां अकेले होना, यह जानने के बाद उसने खूनी से कांटेक्ट किया, क्योंकि मौत का दिन तय था, जगह और वक्त तय था। रेणुका त्यागी का समाधि पर आना, अकेले आना तय था, मतलब प्लानर का प्लान कामयाब होना तय था, जो अंत में हुआ। तो सर, ये समाधि भी कुसारगंज के दूर दराज इलाके में, बहुत सुनसान जगह है वो। आसपास बस एक शमशान है, लोगों का आना जाना भी ना के बराबर है वहाँ। अगर ऐसी बात है तो रेणुका त्यागी के सेल फोन की लास्ट लोकेशन वही हो, और शायद कातिल के फोन की। राइट सर, शायद कोई लिंक मिल जाए। दुबे, काम करो, लोकेशन लिस्ट निकलो और देखो उस एरिया में उस टाइम पर कौन कौन से फोन एक्टिव थे। कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिले। सर, सर, जिस वक्त रेणुका जी समाधि के पास मौजूद थी, तब उस इलाके में टोटल 11 नंबर एक्टिवेट थे। एक रेणुका जी का था, एक गजराज का था और 8 गांव वालों के थे। और सर, एक नंबर ऐसा है जो अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है। ये किसी सागर चौधरी के नाम पर है और ये कुसारगंज का नहीं। कौन है सागर चौधरी? सर, कोई झरनाबाग का रहने वाला है। झरनाबाग कुसारगंज से लगभग 45 किलोमीटर दूर है ना? हाँ सर, और सर रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो उस इलाके में टोटल 8 मिनट तक मौजूद था। यानी गोली चलाने के लिए पूरा टाइम था उसके पास। दुबे, तुम एक काम करो, अपनी एक टीम लेकर झरनाबाग जाओ, बात करो इस सागर से, देखते हैं सागर मंथन से अमृत निकलता है या फिर जहर। हेलो सर, मैं दीप्ति बोल रही हूँ। अम्मा के खूनी का कुछ पता चला? लगता है इस केस को लेकर सबसे ज़्यादा फिक्रमंद आप ही हैं, या फिर हो सकता है ये जानना चाहती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। सर, मेरी माँ थी। मैं जानती हूँ कि आप हम सब पर शक कर रहे हैं। मेरे भी मन में कई सारे सवाल उमड़ रहे हैं, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि अम्मा की जान उसी के परिवार में से कोई ले सकता है? आपकी फैमिली में से कौन ले सकता है उनकी जान? यकीन के साथ तो नहीं कह सकती सर, दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और। सागर चौधरी, ये नाम पहले कभी सुना है आपने? नहीं, कौन है वो? कोई झरनाबाग का रहने वाला है। फिलहाल सिर्फ इतना ही कि लोहा लगा। झरनाबाग? जी हाँ। मेरी भाभी शिल्पा का मायका भी झरनाबाग में है। मुझे पहले से ही डर था, कहीं घर का ही तो कोई इन्वॉल्व नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी भला ऐसा क्यों करेगी? साहब, पूरे 5 दिन हो गए पर वो अब तक घर नहीं आए। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तुम्हारा उससे बात करने का मन नहीं करता? करता है ना साहब, पर क्या करे जब पति फोन उठाना बंद कर दे तो। और वैसे भी वो हमारी सुनते कहाँ हैं,
खेत में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, तब जाके कुछ रूखी सूखी हाथ लगती है। अब जब वो आए नहीं है तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या करे, कहाँ जाए। अगर वो आए या फ़ोन करे तो सबसे पहले हमें खबर करना, नहीं तो हमें दोबारा आना पड़ेगा खबर लेने के लिए। जी साहब। सलाम सर। दोनों तीर सही निशाने पे लगाए। ये जो हाईवे के पास वाला लॉज है ना, उसी में छिपकर बैठा है सागर चौधरी। और दूसरा तीर? बिल्कुल सही खबर है वो। ये जो शिल्पा त्यागी है ना, रेणुका जी की बहू, इसी गांव में रहती है और वो सागर को भी जानती है सब। तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर? नहीं, दोनों के बीच में कोई चक्कर वक्कर नहीं है। ये जो सागर चौधरी है वो खेत मजदूर है और वो शिल्पा के बाप के खेत में काम करता है, बस। कड़ियां जुड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि साजिश का ये जाल घर के अंदर ही बुना गया था। क्या वाकई में ऐसा था, या किसी और के कंधे से बंदूक चलाई गई थी और मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे से अपना खेल खेल रहा था? तोड़ दो। हिलने की कोशिश भी की ना तो तुम दोनों की समाधि यहीं बना दूंगा। ले चलो। हंसराज। जी सर। पहचाना, ये दोनों थे वो? हाँ साहब, यही थे। नितिन, देख सागर, मेरा टाइम बिगाड़ेगा तो तेरी बॉडी का पूरा नक्शा बिगाड़ दूंगा। मैं ये जान चुका हूं कि तूने ही रेणुका त्यागी को मारा है। मुझे अब ये बता, क्यों और किसके कहने का? बोल। अजय मैंने कुछ नहीं किया। अजय मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। अजय प्लीज इन्हें समझाओ। अजय समझाओ इन्हें। मुझे पहले से ही भाभी पर शक था, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि शायद मेरा ही सोचना गलत है। यकीन ही नहीं होता कि भाभी अम्मा के साथ ऐसा कर सकती है। इतनी पागल मत बनो। कुछ नहीं किया शिल्पा ने, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो आदमी पकड़ा गया है। भाभी के ही गांव का है और काफी वक्त से भाभी के मन में यही सब चल रहा था। मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग असली खूनी को पकड़ नहीं पाए, इसलिए हमें फंसा रहे हैं ना। हमने कुछ नहीं किया है। सागर चौधरी ने कबूल किया है कि तुमने ही अपनी सास को मारने के लिए इसे पैसे दिए थे। कुछ याद आया शिल्पा जी? लेकिन हमारे अकेले का काम नहीं है ये, एक और आदमी लगेगा और बंदूक भी खरीदना होगा। खर्चा होगा। कितना? 25 से 30 हजार रुपए। ठीक है, हम इंतजाम करते हैं। अगली बार जब हम मायके आएंगे तो तुमसे यहीं पर मिलेंगे। चलते हैं। 1 मिनट रुकिए, रहा नहीं जा रहा है इसलिए सोचा पूछ लें, आप अपनी सास को मारना क्यों चाहती हैं? तुमने अपनी सास को क्यों मरवाया? तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यार तुम बार बार वही बात लेकर क्यों बैठ जाती हो? कहां से लाऊं मैं और पैसे? यार मुझे पता है कि हमारी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं, लेकिन जो सपने पूरे नहीं हो सकते वो देखने ही नहीं चाहिए। तुम बस फिलॉसफी झाड़ते रहो, कुछ करना मत। अरे और क्या करूं यार, मेहनत कर तो रहा हूं। जो कमाता हूं घर पे ही तो ला कर देता हूं। यही तो मुश्किल है ना। ये घर अकेले तुम्हारे पैसों से चलता है। अम्मा जी भी कमाती है, इसी घर में रहती है,
पर कभी भी हमारे लिए इस घर के लिए एक पैसा नहीं खर्चती। मैं जानता हूँ शिल्पा, ये घर ऐसे ही चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। अम्मा जी ऐसे ही है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये गलत है ना। अगर अम्मा जी दीप्ति के लिए पैसे खर्च कर सकती है तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? तुम नहीं कहोगे लेकिन हम कहकर रहेंगे। देख बेटी, अगर हम नहीं होते तो घर के खर्चे कैसे चलते? अजय के पैसों से ही ना, तो वैसा होना भी चाहिए, वही सही है। अपने खर्चे कम करोगी ना तो पैसे कभी नहीं कम पड़ेंगे। अम्मा, आप अपनी ज्यादातर कमाई दीप्ति की जरूरतें, उसकी खुशियों को पूरा करने में खर्च कर देती है। आप कभी उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती, सिर्फ हमें टोकती है। क्या ये सही है? और आपकी कमाई से जो बचता है वो भी आप अलग से जमा कर रही है, और हम जानते हैं आपके बाद वो सारी जमा पूंजी भी दीप्ति को ही मिलेगी। पर हमारा क्या, कभी सोचा है आपने? वाह शिल्पा, तुम बड़ी दूर की सोचती हो। हमारे जाने के बाद हम किसे क्या देंगे इसके बारे में भी तुमने सोच के रखा है? अम्मा, हमारा ये मतलब नहीं था, पर जरा आप ही सोचिए, घर का सारा खर्चा अजय के पैसों से चलता है। महीना खत्म होने से पहले पैसे खत्म हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हम घर का खर्चा चलाते हैं, और ये घर आपका भी है। अगर इसके खर्चे निकालने में आप मदद कर भी देंगी तो इसमें क्या गलत है? आखिर क्यों आप इतना फर्क करती है अपने बेटे और दीप्ति में? देखो शिल्पा, हम कोई फर्क नहीं कर रहे हैं, और अजय जो कर रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है, निभाने दो उसे। और रही बात दीप्ति की, तो उसे चलो मत। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहने की कोशिश करो, ये तो जिंदगी भर पछताओगी। हमें कभी समझ में नहीं आया कि आखिर वो हमारे साथ इतना सौतेला बर्ताव क्यों करती थी। अपने खुद के बेटे के साथ कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? जब से शादी करके आए यही सब सहते आ रहे थे, पर अब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो गया था। हमारी समझ में आ गया था कि वो कभी भी कुछ भी हमें नहीं देने वाली। सब कुछ उनकी बेटी दीप्ति को मिलेगा। हम डर गए थे शायद वो उस घर को भी हमसे छीनकर अपनी बेटी दीप्ति के नाम कर देगी। हम ऐसा नहीं होने दे सकते थे, इसलिए हमने उन्हें मरवाने की ठान ली। सागर को देने के लिए पैसे कहां से आए थे? हमने अपने गहने बेच दिए, जिसके हमें 30,000 रुपए मिले, वो हमने सागर को दे दिए। यानी रविवार की सुबह रेणुका जी जब अपने पति की समाधि के लिए निकली, तब तुम अच्छी तरह से जानती थी कि अब वो घर कभी वापस नहीं आएंगी। हाँ, हमें तो बस यही सोचकर तसल्ली हो रही थी कि अब वो जा रही है हमेशा के लिए। अगर आपको देर हो रही है तो फिर मैं आपके लिए डब्बा बांध देती हूँ, आप वहीं पे खा लेना। मैं खाने के टाइम पे आ जाऊँ। चलिए, संभाल के जाइएगा। हाँ बेटा। उनके जाते ही हमने सागर को फोन किया। हम जानते थे बाबूजी की समाधि पर वो अकेले ही जाती है और कोई नहीं होता उनके साथ। सब कुछ सोच रखा था। हाँ, हमने ही किया ये सब, हमने ही मरवाया उन्हें। क्या अजय भी तुम्हारे इस प्लान में शामिल था? जी नहीं। शिल्पा, अजय, मैं मानता हूं कि माँ जो करती थी वो सही नहीं था, लेकिन माँ हमेशा से ऐसी थी। कितनी बार समझाता तुम्हें, तुमने क्यों किया ऐसा शिल्पा? जीना मुश्किल हो गया था। हमें समझ नहीं आता कि कोई अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जो तुमने किया वो उससे भी घिनौना था।
हम मानते हैं अजय, लेकिन हम क्या करते? हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी माँ सब कुछ तुम्हारी बहन के नाम कर दे, और हम हमेशा घुटते रहे। भाभी को अगर डर था कि अम्मा अपना सब कुछ मेरे नाम कर देगी, तो एक बार उन्होंने मुझे बताना तो चाहिए था। अम्मा की जान लेकर उन्हें क्या मिला? दीप्ति, क्या तुम्हें सच में ऐसा कभी नहीं लगा कि अम्मा तुम में और हम में फर्क करती थी? तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी हो जाती थी, लेकिन बात जब मेरी या शिल्पा के बारे में हो तो उनका हाथ कभी देने के लिए नहीं उठता था। भैया, वो अम्मा की अपनी मेहनत की कमाई थी, वो जिसे चाहे देती। अम्मा हमेशा हमें नजरअंदाज करती थी, कभी हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझा। अम्मा तुम्हारी सुनती थी, अगर तुमने उन्हें समझाया होता तो शायद आज ये सब ना होता, पर तुमने भी कुछ नहीं किया। भैया, अब मुझे या किसी और को दोष देने से ये सच तो नहीं बदल जाएगा ना कि अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही, और भाभी ने ये जुर्म करवाया है, और उन्होंने जो भी किया गलत किया। कोई भी दलील इस सच को नहीं बदल सकती। सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120 के तहत आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए बुक किया गया है। शिल्पा, सागर चौधरी और उसके साथी नागेश पांडे के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई है। शिल्पा को बेल मिल चुकी है, लेकिन सागर चौधरी और नागेश पांडे अभी न्यायिक हिरासत में हैं। किसी एक अपने के साथ ज्यादा लगाव और दूसरे के साथ एक मुकम्मल दूरी, क्यों इंसान कभी कभी अपनों के बीच भी इस तरह का फर्क करता है? लेकिन क्या हर किसी के साथ एकदम सटीक और नपातुला बर्ताव मुमकिन है ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले? शायद नहीं, क्योंकि ये तो इंसान के नजरिए पर निर्भर करता है और ये इंसानी फितरत है। अक्सर दूसरे की थाली में ज्यादा ही नजर आता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ हमेशा अन्याय होता आया, उसे नजरअंदाज किया गया, लेकिन फिर भी ये शिकायत, ये वजह कभी भी जायज नहीं हो सकती कि इंसान सब कुछ दरकिनार करके किसी दूसरे इंसान की जान लेने पर उतारू हो जाए। जब मन में किसी के प्रति घृणा, असंतोष, अविश्वास पनपने लगता है तो समाधान की संभावना लगभग खत्म हो जाती है, और इसके लिए किसी दूसरे इंसान की जान ले लेना ये तो हरगिज किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। अंधेरे से भरा हुआ कमरा, कोने से आती हुई मध्यम रोशनी, कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पड़ी हुई है। उस कुर्सी पर एक आदमी को रस्सियों से बांधा हुआ है। हाथ और पैर बंधे होने के कारण वो आदमी अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा है। वो मदद के लिए भी नहीं चीख पा रहा है, क्योंकि उसके मुंह में रूमाल ठूंसा गया है जिससे वो चीख न सके। हर बार मैं ही हार मानूं क्या? मेरी भी कुछ सपने, मैं भी कुछ बनना चाहता हूं जिंदगी में। बहुत झुक लिया, अब और नहीं झुकूंगा मैं। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। जो चाहता हूं उसको हासिल करके रहूंगा। यस यस, वेल डन सुपरस्टार योगेश, वेल डन, you're gonna make it. क्या चाहते हो आप लोग मुझसे? हाँ, खोलो मुझे, बांधा क्यों है? खोलो प्लीज, खोलो पहले। The number you have called is currently switched off. मम्मी, क्या हुआ? योगेश का फोन स्विच ऑफ है। ये लड़का भी ना कब क्या करेगा कुछ भी समझ में नहीं आता। तुझे भी नहीं बताया? नहीं मम्मी, कहीं फंस गया होगा, और अभी टाइम ही कितना हुआ है, आ जाएगा ना। हो सकता है रिहर्सल में होगा तो फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा,
आप भी ना बेकार में ही परेशान होते रहते हो। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? कुछ नहीं पापा, मम्मी की तो आदत है हर वक्त बेकार में टेंशन लेने की। हाँ, इस घर में तुम सारे लोग समझदार हो, मुझे ही आदत है फालतू में बड़बड़ाने की। अरे पर हुआ क्या ये तो बताओ। योगेश का फोन कब से स्विच ऑफ आ रहा है। अरे उसकी मोबाइल की बैटरी चली गई होगी या रिहर्सल में होगा। फिक्र मत करो, आ जाएगा। अरे कहाँ हो तुम? अगर देर से आना था तो कम से कम दीक्षा को ही बता के जाते। तुम्हारी माँ कितनी परेशान है। हेलो हेलो। सुन, अपने बेटे से प्यार है ना, तो आज रात 12 बजे तक 3 लाख रुपए का इंतजाम कर। कौन बोल रहा है? अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन अगर पैसे नहीं मिले ना तो जिंदगी भर अपने बेटे के कातिल के नाम से याद रखेगा मुझे। क्या बकवास कर रहे हो? कौन तुम? और योगेश कहाँ है? पैसे का इंतजाम कर, पैसे का। मैं दोबारा फोन करूंगा। कौन हो तुम? कुछ टाइम के लिए अपने बच्चे का बाप समझ ले। और जब बाप बच्चों के साथ होते हैं ना, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गया? पुलिस को खबर की तो तेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। हेलो हेलो। The number you have called is currently switched off. बोलो पंकज। नरेंद्र भाई, किसी ने भी योगेश मोबाइल से फोन किया था, कह रहा था कि योगेश उनके पास है और आज रात तक 3 लाख रुपयों की मांग की है। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने योगेश के मोबाइल से ही फोन किया था और जब मैंने दोबारा फोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस में न जाने की धमकी दी है। क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं उसे देने के लिए। अगर सच में ऐसा हुआ है तो हमें पुलिस के पास जाना ही होगा। दिल्ली का 22 साल का योगेश झा एक दिन घर नहीं लौटा। उसी रात फिरौती के लिए कॉल आया। एक संभावना यह थी कि शायद योगेश मजाक कर रहा था, लेकिन अगर यह सच था तो कौन था ये किडनैपर? योगेश का परिवार बुरी तरह से डर गया था। सर, उसने 3 लाख रुपयों की मांग की है और कहा कि वो फिर से कॉल करेगा। और कुछ बोला वो? सर, मैं कुछ और पूछता इससे पहले उसने फोन काट दिया। पैसे कब डिलीवर करने हैं, कहाँ डिलीवर करने हैं, इस बारे में कुछ कहा उसने? नहीं सर। हमें उसके अगले फोन का इंतजार करना होगा। आप हमें योगेश का फोन नंबर दीजिए। हाँ श्रीवास्तव। यस सर। इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और लोकेशन ट्रैक करो। योगेश ने आपको कुछ बताया था कि वो किससे मिलने जा रहा है? हाँ, पिछले 3 दिनों से किसी स्क्रिप्ट राइटर से मिलने जाता था। क्या नाम है स्क्रिप्ट राइटर का? संजय शर्मा नाम बताया था उसने। योगेश एक्टर बनना चाहता था ना? जहां तक मेरी जानकारी है, एक्टर या तो कास्टिंग एजेंसी के पास जाते हैं या फिर प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाते हैं। योगेश स्क्रिप्ट राइटर से मिलने क्यों जा रहा था? हमारी फैमिली में किसी का फिल्म इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है। अब योगेश एक्टर बनना चाहता है, सो अपने कनेक्शन बनाने के लिए वो फ्रेंड स्क्वायर पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों और ग्रुप्स को ज्वाइन करने लगा था। उसी ग्रुप में योगेश इस संजय शर्मा की कांटेक्ट में आया था। मैं अपनी एक स्क्रिप्ट पे फिल्म बनाने जा रहा हूँ और मुझे दिल्ली में ही नए चेहरों की तलाश है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो मुझे अपना पोर्टफोलियो इनबॉक्स कर सकता है। अच्छा पंकज जी, एक बात बताइए, योगेश का एक्टर बनना क्या आपको पसंद था? जी, शुरुआत में हमने कई बार उसे मना किया, क्योंकि एक्टिंग में करियर बनाने के लिए इतनी दूर मुंबई हम उसे नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। पापा, पापा मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है भाई? पापा, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। योगेश, तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम्हारे सर पर एक्टिंग का भूत कब से सवार हो गया? बेटा, इस लाइन में करियर बनाना बहुत मुश्किल है।
सब कुछ भगवान भरोसे होता है वहां पर पापा जहाँ मेहनत होती है वहाँ भगवान और भरोसा दोनों आ ही जाते हैं ना। अब मैं खूब मेहनत करूंगा। तुम समझते क्यों नहीं हो बेटा? मम्मी प्लीज प्लीज पापा, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, बस 1 साल का मौका दे दीजिए। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो पक्का वापस आ जाऊंगा। पापा मुझे पता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, पर मुझे खुद पर बहुत भरोसा है। प्लीज अब या तो आप लोग मुझ पर भरोसा कर लीजिए या कम से कम मेरा भरोसा ही टूटने दीजिए ना। पर उसके लिए आपको मुझे 1 साल तो देना होगा। अगर कुछ नहीं हो पाया तो आप जो कहोगे मैं वो करूंगा पापा। देखो बेटा, हमें तुम पर बहुत भरोसा है, बस हम तुझे खुद से दूर नहीं करना चाहते। मुंबई बहुत दूर है बेटा, अकेले तुम कैसे रहोगे वहां? पापा आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो सब मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी आपका बेटा तो कल का सुपरस्टार है ना। और पता है आपको, इन सुपरस्टार्स के पास ना बहुत पैसा होता है। जब भी इच्छा करेगी मैं उड़ के आ जाऊंगा आप लोगों के पास। ठीक है सुपरस्टार साहब, जब आपने तय कर ही लिया है तो जाइए। थैंक यू पापा। मेरे हाँ करने के बाद योगेश बहुत खुश था सर। अपनी तैयारी में लग गया, डिप्लोमा किया, इस लाइन के लोगों से मिला, कनेक्शंस बनाए। अच्छा, ये जो स्क्रिप्ट राइटर है संजय शर्मा, आप लोग कभी मिले थे इससे? नहीं सर। योगेश ने कभी कुछ बताया था संजय शर्मा के बारे में? हाँ, एक बार मैंने उससे पूछा था संजय के बारे में। क्या नाम बताया तुमने उनका? पापा संजय शर्मा। अच्छा, ये रहते कहाँ है? ये नौबी नगर में, गली नंबर 3। ये है कौन संजय? प्रोड्यूसर या डायरेक्टर? नहीं पापा, वो स्क्रिप्ट राइटर है और उनकी फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। और पता है वो मुझे कास्ट करना चाहते हैं लीड रोल के लिए। और पता है पापा, उनको मेरा ऑडिशन भी बहुत पसंद आया है। एक्शन। देख भाई, पैसा कमाना ना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है क्या। और अगर तेरे को जल्दी पैसा कमाने का है तो उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग। इधर हर चीज़ का शॉर्टकट मिलेगा तेरे को, हर चीज़ का, लेकिन शॉर्टकट ना इतना आसान नहीं होता है और इसमें रिस्क भी बहुत है लाइफ का। अब तू देख, तू रिस्क ले सकता है या लाइफ लॉन्ग तेरे को ऐसे ही सेफ रहकर मिडिल क्लास रहने का है, ये तेरी इच्छा। करेक्ट। वेरी नाइस योगेश, यू हैव पोटेंशियल, बहुत आगे जाओगे तुम। बस थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा। बट आई रियली लाइक द ऑडिशन, वेरी नाइस। आई थिंक यू द बेस्ट इस रोल के लिए। कीप इट अप। पापा लीड रोल, इट्स अ बिग ब्रेक फॉर मी। इस संजय शर्मा का फोन नंबर है आपके पास? जी नहीं। आप फ्रेंड स्क्वायर यूज करते हैं? नहीं सर, पर मेरी बेटी दीक्षा यूज करती है। दीक्षा, हमें संजय शर्मा का फोटो चाहिए। क्या तुम अपने भाई की फ्रेंड लिस्ट में जाकर संजय का प्रोफाइल खोल सकती हो? हाँ सर। प्लीज। श्रीवास्तव। यस सर। इसका प्रिंट आउट निकालो। श्योर सर। सर, आपको संजय पे शक है, लेकिन वो योगेश का किडनैप क्यों करेगा? नहीं, देखिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि संजय ने ही योगेश का किडनैप किया, पर अभी हमारे पास सिर्फ यही एक नाम है और संजय ही वो आखिरी इंसान है जिससे योगेश मिलने गया था। हो सकता है योगेश जब संजय के घर से निकला हो तो उसे बताकर निकला हो कि वो कहाँ जा रहा है या फिर किससे मिलने जा रहा है। फिलहाल आप जा सकते हैं, और अगर किडनैपर का दोबारा फोन आता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। सर, योगेश को कुछ नहीं होगा ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, भरोसा कीजिए हम पर। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. सर, योगेश के रीसेंट कॉल में से सिर्फ एक नंबर है जो स्विच ऑफ बता रहा है। हो सकता है यही नंबर संजय शर्मा का हो।
इस नंबर की कॉल डिटेल्स निकालो। निकलवा लिए सर, थोड़ी देर में मिल जाएगी। श्रीवास्तव, ये संजय शर्मा ना मुझे शुरू से ही खटक रहा है। इसका इस केस से कुछ ना कुछ लेना देना तो है। सर, ये भी तो हो सकता है कि ये इनोसेंट हो। बिल्कुल हो सकता है ये इनोसेंट हो सकता है इस केस से इसका कुछ लेना देना हो ही, और ये भी हो सकता है कि किडनैपिंग हुई ना। पर श्रीवास्तव, जब इतना कुछ हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है कि ये ही मास्टरमाइंड है। सब कुछ इसी ने प्लान किया, और ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक्चुअल किडनैपिंग हो तो सकता है। हमें हर संभावना को टटोलना होगा श्रीवास्तव। इस हो सकने और ना हो सकने के बीच बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक हमें नहीं पता, और यहीं कहीं पर उस मासूम की जान अटकी हो सकती है, और हमारी एक छोटी सी चूक उसकी जान ले सकती है। सर, हमारा शक सही निकला। जो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था वो संजय शर्मा का ही है, और ये सिम पुणे के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। जब रैंसम के लिए कॉल आया उस समय योगेश का सेल लोकेशन नौवीर नगर ही था, जहां ये संजय शर्मा रहता है। टीम रेडी करो, चल के देखते हैं संजय शर्मा को। एक नाम सामने आया था, संजय शर्मा, योगेश का गॉडफादर। लेकिन क्या वो सच में योगेश का गॉडफादर था या फिर उसकी असलियत कुछ और ही थी? पुलिस उसके दरवाजे तक पहुंच रही थी, जहां कुछ था जो पुलिस का इंतजार कर रहा था। सुनील, सर, पता करो ये संजय शर्मा रहता कहाँ है। यस सर। इसे पहचानते हो? हाँ साहब, जानता हूँ सर। कहाँ रहता है ये? साहब वो सामने के अनमोली का अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 201 में रहता है। लाइट ऑन करो। सुनील, सर, खोलो इसे। श्रीवास्तव, तुरंत एम्बुलेंस और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सर। और हाँ, फैमिली को भी इन्फॉर्म करो। यस सर। सुनील, सर, कोना कोना छान मारो। सर। सर, ये डायरी और एक फाइल मिली सर। ठीक है सर। सर, लगता है इसी रुमाल से विक्टिम का मुंह स्टफ किया गया था ताकि वो आवाज़ नहीं निकाल सके। फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स की रिपोर्ट कब तक मिलेगी? कि कल दोपहर तक। ठीक है, थैंक यू। जिस बात की संभावना थी वो हुई नहीं थी, और जिस बात की आशंका थी वो हो गई थी। ये कोई फर्जी किडनैपिंग नहीं थी। योगेश झा को किडनैप करके जान से मारा जा चुका था, और उसका सो कॉल्ड गॉडफादर संजय शर्मा भी गायब था। यह किडनैपिंग केस अब एक मर्डर केस में बदल चुका था। कई सवाल अपना सर उठाए खड़े थे जिनका जवाब सिर्फ संजय शर्मा दे सकता था। लेकिन यह संजय शर्मा आखिर था कहां?
सर, संजय की डायरी से काफ़ी सारे नंबर्स मिले हैं, अलग अलग शहरों के। कॉल करके देखो क्या निकलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि टारगेट संजय था और शिकार योगेश भी हो गया हो? शायद संजय के साथ भी कुछ बुरा हुआ हो। हेलो, त्रिपुरारी पटेल जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं दिल्ली से पुलिस सब इंस्पेक्टर रविंद्र श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या बात है? क्या आप किसी संजय शर्मा को जानते हैं जो दिल्ली में रहता है? हाँ, संजय शर्मा तो हमारे मकान मालिक जयकांत शर्मा का बेटा है। आप हमें जयकांत शर्मा का नंबर दे सकते हैं? घर के किराए का लेन देन तो हमेशा संजय ही करता है, हमें जयकांत जी से काम ही नहीं पड़ता कोई। और कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ सर, आज सुबह ही संजय का फोन आया था, कह रहा था कि उसे अगले महीने का किराया भी एडवांस में चाहिए, और उसने ये भी कहा कि वो खुद 2-3 दिन में आके पैसे ले लेगा। आप हमें जयकांत शर्मा का एड्रेस दे सकते हैं? सर, एड्रेस तो मेरे पास नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि उनकी फैमिली फतेहपुर में रहती है। तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट तो बना ही होगा ना? हाँ सर, एग्रीमेंट तो बना है। तो उसमें से देखकर एड्रेस दे दो। शाम को घर जाते ही मैं आपको फोन करके बता दूंगा सर। सर, इस डायरी से 3 नंबर्स मिले हैं जो फिरोजाबाद, गोरखपुर और भदोही के हैं। सर, ये उन लोगों के नंबर्स हैं जो संजय के फादर के टेनेंट्स हैं। इन टेनेंट में से किसी से कोई बात हुई? हाँ सर, फिरोजाबाद और भदोही के टेनेंट को तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन गोरखपुर के उनके टेनेंट त्रिपुरारी को आज सुबह ही संजय का फोन आया था और वो उससे 1 महीने का रेंट एडवांस मांग रहा है और ये भी कहा कि 2-3 दिन में वो खुद पैसे लेने आएगा। मतलब संजय फरार है, वो विक्टिम नहीं, शायद एक्यूज्ड है। वो गोरखपुर के आसपास ही हमें कहीं मिलेगा। फिरोजाबाद और भदोही पुलिस स्टेशन को उसके फोटो सर्कुलेट करो और उनसे कहो कि हर जगह पर नजर रखें, वो हमें वहीं कहीं मिलेगा। भेड़िए को भूख लगी है तो शिकार करने निकलेगा ही, बस हमें जाल बिछाकर रेडी रहना है। पोस्टमार्टम हो चुका है, कुछ पेपर्स हैं, उन पे साइन करके आप बॉडी को यहाँ से ले जा सकते हैं। सर, संजय के फादर जयकांत शर्मा से बात हो गई है, वो कल दोपहर तक पुलिस स्टेशन आ जाएंगे। गुड। और सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम की मौत स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि स्ट्रैंगुलेशन के लिए रोप का इस्तेमाल किया गया है। पैरों और कलाइयों पर रोप के मार्क्स भी हैं। मौत की टाइमिंग कल दोपहर 3 से 6 के बीच की है। पर पंकज ने तो हमें रैंसम कॉल की टाइमिंग कुछ और ही बताई थी। रात 8:30 बजे के करीब। मतलब रैंसम कॉल किए जाने से पहले ही योगेश मर चुका था। यस सर। लेकिन सर, संजय योगेश का मर्डर क्यों करेगा? ये तो हमें संजय बताएगा। उसका फोन ट्रेस हुआ? नहीं सर, उसका मोबाइल अभी बंद है। श्रीवास्तव, अपने खबरों को एक्टिव करो। उनसे कहो कि संजय का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाले, वो क्या करता था, किन किन लोगों से मिलता था, और हाँ, इसकी आने वाली फिल्म की भी मुझे पूरी जानकारी चाहिए। यस सर। पता करो संजय की किसी के साथ दुश्मनी या अनबन या फिर प्रोफेशनल जेलसी, जिसकी वजह से किसने ऐसा किया हो, ताकि इसकी आने वाली फिल्म पर फर्क पड़ सके। स्टेशन चलना है, जल्दी चलिए। सर, संजय के फादर जयकांत शर्मा को पुलिस स्टेशन बुलाया और वो आने के लिए इजीली तैयार भी हो गए? हाँ सर, ये कहा कि उनकी प्रॉपर्टी को लेकर कंप्लेंट आई है, अर्जेंट में दिल्ली आना पड़ेगा वरना वारंट इशू हो जाएगी। वो 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। एक खबरी को भी उनके पीछे लगा दिया है। ये सब क्या पूछ रहे हैं आप, और मुझे यहाँ इस तरह बुलवाने का क्या मतलब है? जयकांत जी, हमें शक है कि आपके बेटे ने यहाँ दिल्ली में एक लड़के का कत्ल किया है और कत्ल के बाद से वो फरार है। उसका फोन भी स्विच ऑफ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा बेटा किसी का कत्ल क्यों करेगा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, मैं भी एक प्रोफेसर हूं। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मिस्टर प्रोफेसर, उस लड़के की लाश हमें आपके सुपुत्र के घर से मिली है और कत्ल करने के बाद संजय ने उस लड़के के फादर को फोन करके 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्या करें सर,
हमें तो आदत हो गई है गलतफहमी में जीने की, पर इस वक्त गलतफहमी हमें नहीं, आपके बेटे को है कि वो हमसे बचकर भाग सकता है। वैसे इन 2 दिनों में आपके बेटे ने आपको एक बार भी फोन नहीं किया? नहीं किया सर, पर इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। वो बिजी होता है, इसलिए 3-4 दिनों में ही एक बार बात हो पाती है। जब भी आपका बेटा आपको फोन करेगा, आप तुरंत हमें इन्फॉर्म करेंगे। आप एक प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे आदमी, अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आपका बेटा जितना कानून से भागेगा उसे उतनी ज्यादा परेशानी। जयकांत जी, आप ये कतई मत सोचिएगा कि अगर आप अपने बेटे की मदद करते हैं तो इस बात का हमें पता नहीं चलेगा। हेलो पापा, मैं संजय बोल रहा हूँ। कहाँ है तू? और तेरा फोन 2 दिन से बंद क्यों आ रहा है? पापा मैं फिरोजाबाद में हूँ, कल भदोही जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। फिरोजाबाद? वहाँ क्या कर रहा है तू? पापा मैं बताऊंगा ना आपको, आप मेरे अकाउंट में कुछ पैसे जमा करा दीजिए। मैं कल डाल दूंगा, पर फिरोजाबाद में तू कहाँ है इस वक्त? पापा मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। पैसे क्या कह रहा था? कह रहा था कि वो अभी फिरोजाबाद में है और भदोही जाने वाला है, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। नहीं नहीं, हमारा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं मानती कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। मानना तो मैं भी नहीं चाहता, पर उस लड़के की लाश संजय के घर से मिली है। हाँ बेटू बोल। साहब पूरी कुंडली छान मारा, ये संजय का बैकग्राउंड पूरा क्लियर है। अपनी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाना चाह रहा था, कुछ प्रोड्यूसरों से मिला भी, पर कहीं से ना हाँ हुआ और ना ही ना। कोई दुश्मनी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, इसका योगेश को मारने का कोई रीजन नहीं था साहब। ठीक है, हेलो हेलो पापा। अब कहाँ है बेटा तू? पापा मैं आजमगढ़ में हूँ पापा। इतना परेशान क्यों है? क्या बात है बेटा? संजय बेटा क्या हुआ? वो पापा एक्चुअली मुझसे दिल्ली में एक लड़के का मर्डर हो गया गलती से। क्या बोल रहा है तू? मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, पुलिस मेरे पीछे पड़ी होगी। पापा प्लीज पुलिस को मत बताना। संजय मेरी बात सुन, तू सीधे पुलिस के पास जा और सरेंडर कर दे। नहीं पापा नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। बेटा देख, तू पहले सरेंडर कर दे, फिर हम तुझे निकलवा देंगे। नहीं पापा। देख बेटा, मैं हरिहर चाचा से बात करता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे, हम तेरी बेल करवा लेंगे। अच्छा तू एक काम कर, तू सीधे घर आ जा, मैं सब ठीक कर दूंगा बेटा। ठीक है पापा, मैं आ जाता हूँ। संजय पकड़ा गया? नहीं। हमारे बच्चे ने उसका क्या बिगाड़ा था? उसने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता अंजलि, मुझे कुछ नहीं पता।
पुलिस का बिछाया हुआ जाल आखिर सही जगह पर जाकर बिछ गया था। शिकार जाल से अनजान शिकारी की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस को बस अब एक मौका चाहिए था। हो जा शुरू। देख, वो बोल जो तूने किया है, वो बिल्कुल मत बोलना जो तूने सोचा है। सीधे सीधे मैं स्टोरी का नरेशन दे, बिगनिंग से लेकर क्लाइमैक्स तक अगर एक भी जर्क आया ना, तो ये बेल्ट अभी तक टूटी नहीं है। बताता हूँ सर। बोल। सर, 2 साल पहले फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन में कोर्स करने के बाद मैं मुंबई आ गया। वहाँ 8 महीने तक स्ट्रगल की, पर किसी भी अच्छे प्रोडक्शन हाउस में मुझे कोई काम नहीं मिला। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। मुंबई के मुकाबले दिल्ली सस्ता है रहने के लिए। लगा कुछ काम भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत काम मिला भी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मेरे पास पैसे एकदम ख़त्म हो गए थे सर, और मैं नहीं चाहता था कि मैं घर से पैसे मांगता हूँ। इस बीच में योगेश कहाँ से आ गया? उसे मारने की वजह? मेरी ज़रूरतें ही मेरी वजह बन गई थी सर। हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं थी। ऐसे 4-4 स्क्रिप्ट थी मेरे पास, जो मैंने खुद ही लिखी थी, और उन्हें लेके खूब चक्कर लगाए प्रोड्यूसर्स के, पर हर जगह सिर्फ तारीफें ही मिलती थी, कहीं कोई काम नहीं मिला। बिना पैसों के दिल्ली रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था सर। और आखिरकार मेरे दिमाग में ये प्लान आया। कैसा प्लान? मैंने ठान लिया था कि किसी को जहाँ से मैं लेकर फंसाऊंगा, उसे किडनैप करूंगा और फिर उसकी फिरौती मांगूंगा। फिर तूने योगेश को ट्रैप किया? जी सर। कैसे? मैं अपनी एक स्टोरी पे फिल्म बनाने जा रहा हूँ, और मुझे दिल्ली में ही नए चेहरों की तलाश है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो मुझे अपना पोर्टफोलियो इनबॉक्स कर सकता है। फिर जैसा कि तूने सोचा था, योगेश तेरे जाल में फंस गया? जी सर। मुझे पैसों की जरूरत थी और योगेश को चांस की। मैं उसे चांस तो नहीं दे सकता था, पर सपने जरूर दिखा सकता था। योगेश मेरे झांसे में आ चुका था, और फिर एक दिन मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर मैसेज किया। ये मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रोल है। मुझे पता था योगेश मुझे कॉल करेगा। पहली बार मैंने जानबूझकर उसका फ़ोन नहीं उठाया, मगर उसी शाम को उसने मुझे दोबारा फ़ोन किया। हेलो संजय जी। हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? जी मैं योगेश बोल रहा हूँ। हमारी फ्रेंड स्क्वायर पे बात हुई थी। ओह योगेश, कैसे हो? सॉरी यार, मैं तुम्हारा फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया, मैं थोड़ा बिजी था। नहीं कोई बात नहीं सर, आप बताइए। आई एम गुड। वैसे मैंने तुम्हारे फोटोज़ देखे फ्रेंड स्क्वायर पे, काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे स्टेज शोज और शॉर्ट फिल्म के वीडियोस चेकआउट किए। आई मस्ट से यू हैव पोटेंशियल, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लुक्स भी अच्छे हैं और एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू सर। अच्छा योगेश, कल क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? वो एक्चुअली आजकल थोड़ा ज़्यादा बिजी रह रहा हूँ ना, फिल्म का काम शुरू हो रहा है ना, कुछ मीटिंग्स हैं फाइनेंसर्स के साथ। कल आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, और स्क्रिप्ट के हिसाब से एक छोटा सा ऑडिशन भी ले लेंगे। नो प्रॉब्लम सर, मैं कल आ जाता हूँ आपके पास। ओके, सी यू। ओके सर, थैंक यू।
और अगले दिन वो मेरे घर आया। हेलो सर। योगेश, राइट? यस सर। कम इन। ये लो स्क्रिप्ट, इसे पढ़ लेना। लीड रोल में जा रहा तुम्हारा लुक, देखते हैं एक्टिंग कैसे कर पाते हो। इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एक स्क्रिप्ट ही एक्टर की सबसे बड़ी टीचर होती है। हाँ सर, डेफिनेटली सर। तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ और आप एक्टिंग की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं बहुत मेहनत करूँगा इस कैरेक्टर के लिए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद है। इसी फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू हो रहा है और लीड रोल के लिए एक्टर की ज़रूरत है। बट आई थिंक मुझे मेरा हीरो मिल गया है। थैंक यू सर। योगेश मेरी बातों में आ चुका था, मुझे बस अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था। हमने उस दिन स्क्रिप्ट डिस्कशन ही किया। वो गलती करता, मैं उसे करेक्ट करता, मैं उसे समझाता रहा, इमोशंस, मूड और एक्सप्रेशंस के बारे में। वो भी पूरी लगन से सुनता रहा। और फिर अगले दिन भी हमने उन्हीं चीज़ों पर काम किया। योगेश इम्प्रूव भी कर रहा था। योगेश तुझसे एक्टिंग सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि तू भी एक्टिंग कर रहा है। तू भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया था। तुझे तो पैसे चाहिए थे ना, फिर तूने उसको मार क्यों डाला? योगेश, तुम एक्टिंग तो अच्छी कर ही लेते हो, लेकिन जब तक एक्टर अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करे ना, उसकी एक्टिंग में जान नहीं आती। और आज हम वही सीखें। मैंने एक मोनोलॉग लिखा है, उसे पढ़कर तुम्हें पता लग जाएगा कि जब तुम्हारे पास शब्द ना हो, वर्ड्स ना हो, तुम कैसे अपने इमोशंस को अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो। और उसके बाद मैं तुम्हें प्रोड्यूसर से मिलाने ले जाऊंगा। श्योर सर, आई विल डू माय बेस्ट सर। गुड। तो सीन यह है कि तुम्हारा किडनैप कर लिया गया और तुम्हें कुर्सी पे बांध दिया गया है। अब जब तक तुम्हें बांधा जा रहा है तुम डायलॉग्स बोल सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम चिल्ला भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे मुंह में रुमाल ठूसा जा चुका है। और अब तुम्हें अपने एक्सप्रेशन से अपना स्ट्रगल दिखाना है। ओके सर। Got it? Yes. कौन हो आप लोग? हाँ? कौन हो? बताओ क्या चाहते हो? खोलो मुझे। क्या चाहते हो आप लोग मुझसे? और ये मुझे बांधा क्यों है? खोलो से। कौन हो? खोलो प्लीज, खोलो। आई एम सॉरी योगेश, ये कोई सीन नहीं, दिस इज द रियलिटी। मैं लाश को ठिकाने लगाना चाहता था, मगर जब मैंने फ्लैट के बाहर देखा तो लोगों का आना जाना चल रहा था। मैं और घबरा गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था सर, करना कुछ और चाह रहा था, हो कुछ और गया था। योगेश के फादर को भी मैंने ही कॉल किया था। सुन, अपने बेटे से प्यार है ना, तो आज रात 12 बजे तक 3 लाख रुपए का इंतजाम कर। कौन बोल रहा है? अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन अगर पैसे नहीं मिले ना तो जिंदगी भर अपने बेटे के कातिल के नाम से याद रखेगा मुझे। मगर मुझे पता था कभी न कभी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, पर मैं जेल नहीं जाना चाहता था सर, इसीलिए वहां से भाग गया। मगर जेल तो तू आ गया ना। तूने एक लड़के को सपने दिखाए, फिर लालच में आकर उसके सपनों को उसी के खून से रख दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, मुझे माफ कर दीजिए सर। ये जो तूने गलती में किया है ना, अब इसके लिए तू जिंदगी भर पछताएगा। तूने अपनी जिंदगी तो खराब कर ही ली। तूने एक पैशनेट लड़के को मार डाला, उसके परिवार को तोड़ डाला। तूने किसी एक को नहीं बल्कि एक पूरे परिवार को जीते जी मार डाला है संजय। Hmm.
पुलिस ने संजय शर्मा के स्टेटमेंट के आधार पर उसे आईपीसी की धारा 364A रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड किडनैपिंग, धारा 302 मर्डर और धारा 201 क्रिमिनल इंटेंशन के तहत बुक किया है। संजय शर्मा फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है और उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की जा रही है। संजय एक स्क्रिप्ट राइटर था, कहानियां लिखता था, पात्रों की फीलिंग्स को समझता था। क्या वो योगेश की फीलिंग्स को नहीं समझ पाया? क्या वो ये नहीं समझ पाया कि उसकी इस हरकत से एक पूरा परिवार टूट जाएगा? संजय ने सिर्फ लालच के इमोशन को समझा और एक जुर्म किया। हकीकत में पैसा कमाने के सारे शॉर्टकट्स सिर्फ अंधी गलियों में ही खत्म होते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, जो टूटता है वो फिर जुड़ भी सकता है, बस हौसला बरकरार रखें। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।